आज मैं इन्वेडर्स ऑफ रोकोजुमा एनिमे सीरीज का एपिसोड 1 को हिंदी में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। जी हाँ, एक नया एनिमे। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगा यार वीडियो। पूरा एपिसोड एक्सप्लेन करने वाला हूँ, पार्ट वाइज नहीं। इस एनिमे का और एक नाम है जिसे लोग पुकारते हैं इस एनिमे को, वो नाम है अपार्टमेंट इन्वेडर्स। वैसे असली नाम है इन्वेडर्स ऑफ रोकोजुमा। तो चलिए अब ज़्यादा बात ना कर अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें एक रूम दिखाया जाता है और हमारा एमसी पीछे बोल रहा होता है, वॉइस ओवर दे रहा होगा कि सैटरडे अप्रैल 4 अभी एकदम स्प्रिंग चल रहा है और ये एकदम परफेक्ट टाइम है एक न्यू बिगिनिंग करने का। अब जो मैं हाई स्कूल में आ गया हूँ तभी हमारे एमसी को दिखाया जाता है जो कि अपार्टमेंट में घुसता है अपना सामान लेके और बोलता है कि आई सातोमी कुन, हमारे एमसी का नाम होता है सातोमी कुन, आज से यहाँ पर रहूँगा। तभी और एक लड़के को उसी अपार्टमेंट में घुसते हुए दिखाया जाता है जहाँ पर हमारा एमसी दूसरी तरफ वॉइस ओवर दे रहा होता है, बोल रहा होता है कि ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है मैकेंजी। निक नेम का शॉर्ट वर्जन है मास्तुदारिया केंजी। हम लोग एक साथ थे बिल्कुल एलिमेंट्री स्कूल से। तभी हमारा एमसी अपार्टमेंट की एक खिड़की खोलता है और हमें एक लड़की को दिखाया जाती है और हमारा एमसी पीछे वॉइस ओवर दे रहा होता है, बोल रहा होता है कि ये यहाँ का लैंडलॉर्ड है कसागी शिजुका। ये सच में काफ़ी मुश्किल है बिलीव करने का कि वो एक कॉम्प्लेक्स मैनेजर है और वो मेरी उम्र का ही है। देखकर लगता है उसने यार्ड को क्लियर कर लिया मेरे लिए। फिर उसकी लैंडलॉर्ड चली जाती है और हमारा एमसी घूम कर देखता है और बोलता है कि ये है मेरा अपार्टमेंट, मेरा कैसल अगले 3 सालों के लिए। रूम नंबर 106 कॉर्नल हाउस। कोई सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं है, डाउन पेमेंट और कॉमन एरिया मेंटेनेंस फी सिर्फ यहाँ पर है। और सिर्फ इतना ही नहीं, रेंट सिर्फ और सिर्फ 5000 येन है। और तभी हमें नाम टाइटल लिखा हुआ रहता है उस एनिमे का, अपार्टमेंट इन्वेडर्स। फिर रात हो जाता है, जहाँ पर कोई बोल रहा होता है तो सब सेटल हो गया। फिर सीन जाता है घर के अंदर, अपार्टमेंट के अंदर हमारा एमसी अकेला बैठा हुआ रहता है, फ़ोन में किसी के साथ बात कर रहा होता है, जो कि हमारे एमसी को बोल रहा होता है कि सभी को थैंक्स करना जिन्होंने तुम्हें यहाँ मूव करने में हेल्प किया। ये सुना हमारे एमसी बोलते हैं हाँ ठीक है, लेकिन आपके वहाँ पर क्या चल रहा है डैड। और इससे हमें पता चल जाता है कि वो अपने डैड से बात कर रहा होता है फ़ोन में। यहाँ पर उसके डैड बोलते हैं इस जॉब ने मुझे फंसा दिया यार, लेकिन उन्होंने मुझे एक अच्छा हॉस्टल तो दिखा दिया है, एक रूम है, बोर्ड है, बात है, मैं यही कह सकता हूँ कि मैं बिल्कुल सेट हूँ अभी के लिए। ये सुनकर मैंने एमसी बोलते तो बहुत ही बढ़िया, इस अपॉर्चुनिटी को वेस्ट मत होने दीजिए, किसी अच्छे किसी को ढूंढ लीजिए। और हमारा एमसी जो बेसबॉल बैट हाथ में पकड़ा हुआ रहता है वो एक कॉस्ट्यूम जो होता है ना, वो बॉक्स टाइप का, उसमें घुसा रहता है। तभी उसका डैड बोलता है शूट, मुझे अभी याद आया कि मुझे कुछ और भी अनपैक करना है, मुझे अभी फ़ोन रख देना चाहिए। और तभी ये सब सुनकर हमारा एमसी एक अपना फैमिली फ़ोटो अपने हाथ में उठाता है और हमारा एमसी बोलता है अच्छा ठीक है। तभी उसका डैड बोलता है स्लीप नाइट कातरू, और हमारे एमसी बोलते आप भी। फिर हमारा एमसी फ़ोन रख देता है और वो फ़ोटो एल्बम एक डेस्क पे रख देता है, जिस फ़ोटो एल्बम को हमें दिखाया भी नहीं जाता ठीक से। और फिर रात हो जाता है, हमारा एमसी सो जाता है। और तभी रात को अचानक से मानो भूकंप आने लगता है, पूरा रूम हिल रहा होता है, मानो कोई जैसे रूम को हिला रहा है। लेकिन हमारा एमसी बिल्कुल नहीं उठता, वो सोता ही रहता है। फिर नेक्स्ट डे हमें दिखाया जाता है, कोई बोलता है तुमने कल ही तो शिफ्ट किया, आज के दिन छुट्टी तो कर सकते थे। हमारा एमसी ये सुनकर बोलता है कि लेकिन मुझे तो पैसे चाहिए अभी। ये जो बोल रहा होता है वो और कोई नहीं, हमारा एमसी का बेस्ट फ्रेंड, दोनों एक ही जगह पे काम कर रहे होते हैं। तो हमारा एमसी का बेस्ट फ्रेंड बोलता है कि तुम्हारे डैड ने तुम्हें कुछ पैसे वैसे नहीं दिए। ये सुनकर हमारा एमसी बोलता है हाँ दिए तो, लेकिन मैं अभी उससे जमाना चाहता हूँ। और हमारा एमसी बोलना कंटिन्यू करता है, बोलता है वैसे तुम्हें क्या लगता है मैं कोई भी अपार्टमेंट में सेटल नहीं हो सकता क्या। ये सुनकर हमारा एमसी का बेस्ट फ्रेंड बोलता है लेकिन मुझे लगता है 5000 येन पर मंथ, ये तो किसे छुड़ाना हो गया उसका अपार्टमेंट, ये तो इतना कम है। लेकिन मैं अगर तुम्हारे जगह पर होता तो मैं फिर भी थोड़ा चिंतित रहता। तभी उसका बेस्ट फ्रेंड बोलता है कि मैंने सुना है कि उस रूम में घोस्ट रहता है, वो रूम हॉन्टेड है। ये सुनकर मैंने ऐसी बोलता है मेरा रूम पॉलीगेटिक फ्री है, अगर वो ना भी होता ना तब कोई घोस्ट मुझे रूम की बाहर चेस करने नहीं आने वाला। तभी साइड से एक बंदा आता है, बोलता है सातोमी कौन, मतलब हमारे एमसी को। और बंदा बोलता है कि साइड बी में कुछ और बंदे चाहिए, क्या तुम उन लोगों की थोड़ा मदद कर सकते हो। फिर हमारा एमसी उठता है और ढूंढने लगता है कहाँ है साइड बी, साइड बी। वैसे जा रहा होता है तभी कोई पीछे से उसे बुलाता है कातोरू, और एक कॉइन टाइप का होता है जो कि घूम रहा होता है और वो बोल रहा होता है, कॉइन बोल रहा होता है कातोरू। हमारे एमसी को बुला रहा होता है और हमें सुनता है लेकिन वो किसी को देख नहीं पाता। और हमारा एमसी उस आवाज़ का थोड़ा पीछा करने लगता है और हमारा एमसी थोड़ा आगे जाकर बोलता है मैं शायद कुछ ऐसे अजीब की आवाज़ सुन रहा हूँ, ऐसा कुछ है नहीं, बस ऐसे ही इमेजिन है मेरा। और दूसरी तरफ वो कॉइन घूम रहा होता है और
तभी वो कॉइन घूमते घूमते रुक जाता है और हमारा एमसी जहाँ पर खड़ा रहता है वो जगह टूट जाता है और हमारा एमसी मिट्टी के नीचे चला जाता है। हमारा एमसी गिर जाता है। तभी अचानक से हमारे एमसी की आंखों के सामने मानो कुछ लाइट जा रहा होता है, कुछ स्टोन टाइप का, और वो अलग अलग कलर के रहता है जो कि आप स्क्रीन पे देख ही सकते हैं। और तभी हमारा एमसी अपना आँख खोलता है और हमारा एमसी देखते हुए एक अजीब सा जगह पे है, मिट्टी के नीचे, ऑब्वियसली अंडरग्राउंड में। और हमारा एमसी थोड़ा सामने आकर देखता है एक लड़की की मूर्ति रहती है जो कि बोल रही होती है कुछ, और वो लड़की की मूर्ति बोलती है, कातरू ये तुम्हारे लिए बहुत सालों तक इंतज़ार किया, कितने दिन और कितने रात, मैंने कितने बार सपनों में सोचा कि ये दिन आएगा। और पूरा सीन घूम रहा होता है, पूरा बैकग्राउंड चेंज हो जाता है और हमें वो लाइट फिर से दिखाया जाता है, वो अलग अलग रंग कलर की लाइट। और तभी एक बहुत ही ज़्यादा वाइट हो जाता है पूरा स्किन और हमें उस लड़की को दिखाया जाता है। और वो लड़की थोड़ी सी रो रही होती है और बोलती है, कातरू हम लोग आखिर में मिले। और हमारे एमसी उस लड़की को देख कर अपना हाथ आगे करता है और लड़की भी अपना हाथ आगे करती है। और तभी हमारा एमसी अपना आँख खुलता है और वो देखता है कि वो हॉस्पिटल में, और उसके साइड में उसका बेस्ट फ्रेंड खड़ा रहता है और उसका बेस्ट फ्रेंड कुछ बोल रहा होता है जो कि हमारा एमसी एकदम ही नहीं सुनता है। फिर सीन जाता है नेक्स्ट डे, जहाँ पर हमें दिखाया जाता है हमारा एमसी का बेस्ट फ्रेंड और जो लैंडलेडी है वो एक ही स्कूल में जाते हैं और लैंडलेडी भी दोनों के साथ जा रहा होता है। और लैंडलेडी हमारे एमसी को देख कर बोलती है कि उस दिन क्या हुआ था। और हमारे एमसी का सिर में ना एक बैंडेज लगा हो रहता है क्योंकि उसका सिर में ऑब्वियसली चोट तो लगा होगा ना। और तभी हमारे एमसी का बेस्ट फ्रेंड बोलता है, वेट कीजिए जब तक आप ये सुन नहीं लेते लैंडलेडी। वो काम करने समय अपना हेड को हिट कर दिया था और एकदम पास आउट हो गया था, मतलब एकदम अनकॉन्शियस हो गया था, बेहोश हो गया था। ये सुनकर लैंडलेडी बोलते, क्या क्या तुम ठीक हो? तभी हमारे एमसी बोलता है, हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, डॉक्टर ने कहा कि चिंता की कोई बात नहीं है, तो मेरे पैसे ही बच गए। और तभी हमें दिखाया जाता है कोई पेड़ की ऊपर से कोई लड़की हमारे एमसी के ऊपर नज़र रख रहा होता है। ये सुनकर लैंडलेडी बोलती है कि अच्छा, मुझे सुनकर अच्छा लगा कि तुम ठीक हो, लेकिन ऐसे काम फिर से मत करना सातमी कौन। और दूसरी तरफ जो लड़की हमारे एमसी के ऊपर नजर रख रही थी पेड़ के ऊपर से, वो गिर जाती है। लैंडलेडी बोलते हैं, हाँ सातमी से। तभी हमारे एमसी बोलते, करेक्ट क्यों कर रहे हो अपने आप को? तभी लैंडलेडी बोलती है कि वैसे हम दोनों एक दूसरे को उतने अच्छे तो नहीं जानते ना। ये सुनकर हमारे एमसी बोलते हैं, हाँ लेकिन अब हम दोनों तो क्लासमेट है आज से। तभी हमारे एमसी का बेस्ट फ्रेंड हमारे एमसी को बोलता है, वैसे तुम्हें अब अपने आसपास में उतना नज़र रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो जो तुम्हारे आसपास में रहते हैं। ये सुनकर हमारे एमसी बोलते, टू बैड, लेकिन वैसा तुम्हारे साथ नहीं होता। फिर क्लास में हमें 2 बजे दिखाया जाता है और लैंडलेडी जहाँ पर हमारे एमसी के पास आकर बोलती है कि क्या तुम्हें कौन, क्या स्कूल के बाद आज फ्री हो? ये सुनकर हमारे एमसी बोलते, सॉरी लैंडलेडी, आज मैं फ्री नहीं हूँ। तभी हमारे एमसी का बेस्ट फ्रेंड बोलते, ओ आज वो लेमी है ना, तुम्हें आज कोई अकेला टाइम चाहिए, वो जो तुम्हारा वॉर्मशेयर क्लब प्रेसिडेंट है उसके लिए। ये सुनकर हमारा एमसी बोलता है, तुम्हें क्या लगता है सभी लड़के तुम्हारे इस तरह ऑब्जर्व स्कर्ट चेस करते? तुम बहुत बड़े मिस्टेक कर रहे हो मैकेजी। ये बोलकर हमारा एमसी को भी बोलता है, सी यू अगेन लेटर, और हमारा एमसी चला जाता है। तभी लैंडलेडी बोलती कि हाँ कोई बात नहीं, फिर से मिलेंगे साथ में कौन। तभी हमारा एमसी का बेस्ट फ्रेंड बोलता है, वो नाइटिंग क्लब ज्वाइन कर रहा है, उसे किसने इनवाइट किया था एक्सेप्टेंस अनाउंसमेंट के टाइम, और वो तभी डिसाइड कर लिया था कि वो ज्वाइन करेगा। मैंने सोचा था कि वो बेसबॉल खेलेगा, लेकिन मुझे लगता है वो और नहीं खेलने वाला बेसबॉल। और ये सब जब वो बोल रहा होता है हमारा एमसी का बेस्ट फ्रेंड मैकेजी, तब तक हमारा एमसी ऊपर चला जाता है क्लासरूम के ऊपर, मतलब सीन हमारे एमसी को दिखा रहा होता है और वॉइस ओवर हमारे एमसी का बेस्ट फ्रेंड का हो रहा होता है। और तभी हमारा एमसी दरवाज़ा खोल के रूम के अंदर चला जाता है और वो दिखता है कि एक लड़की बैठी हुई रहती है रूम के अंदर, एकदम मतलब कैमरा घूम रहा होता है, काफ़ी अच्छा सीन दिखाया जा रहा होता है। और तभी एक सेकेंड से भी कम के लिए हमें दिखाया जाता है कि एक पता है ना, जो उस लड़की की हेड के सामने जैसे ही आता है तभी उसका जो हेयर कलर रहता है वो ब्लैक से बिल्कुल वाइट हो जाता है, एक अलग कलर का हो जाता है और 1 सेकंड में वो फिर से नॉर्मल हो जाता है। ये सिर्फ हमारा एमसी देखता है। वो लड़की खड़ी हो जाती है और बोलती है कि सातों को मैं तुम्हारे ही तो वेट कर रही थी। ये सुनकर हमारा एमसी बोलता है, थैंक यू साकुरावा सेनपाई मुझे ज्वाइन करने देने के लिए। और ये बोलकर हमारा एमसी अपना सिर नीचे करता है और उसका सिर में काफ़ी दर्द होने लगता है। फिर से वो बोलता है आओ। तो उस लड़की का नाम है या साकुरावा, ठीक है ना, आज से हम लोग भी उसे साकुरावा ही बुलाएंगे। फिर साकुरावा सेनपाई हमारे एमसी के लिए 1 कप चाय बनाकर देती है और बोलती है, ओह अच्छा, तो कल जिसे मैंने हॉस्पिटल में देखा था वो तुम थे? ये सुनकर हमारा एमसी बोलता है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि हम दोनों एक ही हॉस्पिटल में थे।
और तभी हमें पीछे से अजीब सा दो चीज़ घूमते हुए दिखाया जाता है आसमान में उनके पीछे, और वो इनविजिबल रहता है। फिर साकुराबा सेनपाई बोलती है कि मुझे जितना याद है कि मैं बेहोश हो गई थी, तो मैं पीरियडिक चेकअप के लिए रेगुलर हॉस्पिटल में जाती हूँ। ये सुनकर हमारा एमसी बोलता है कि प्रिकॉशन पहले से लेना ही अच्छा होता है। ये सुनकर साकुरा सेनपाई बोलती है कि हाँ सही, ट्रू। तभी हमारे एमसी बोलता है कि अगर तुम मुझे कहीं पर भी देखते हो ना, तो तुम मुझे आराम से हाय बोल सकती हो। तभी हमारा एमसी एक कागज़ उठाता है जो कि एक कॉन्ट्रैक्ट होता है ऑब्वियसली, और हमारा एमसी बोलता है स्पेशली जब हम दोनों फेलो नाइटिंग सोसाइटी मेंबर हो चुके हैं। तभी साकुरा सेनपाई थोड़ा उदास सी होकर बोलती है, क्या तुम श्योर हो कि ये क्लब तुम्हारे लिए सही है? ये सुनकर हमारा एमसी बोलता है हाँ। तभी साकुरा सेनपाई बोलती है कि बाकी सारे क्लब भी तुम्हें चाहते हैं अपने टीम में। तभी हमारा एमसी बोलता है कि असल में कुछ है जो मैं करना चाहता हूँ, और मुझे जानना है कि नाइट कैसे करते हैं। और सीन जाता है बिल्कुल हमारा एमसी की रूम, उस अपार्टमेंट के अंदर जहाँ पर एक कपड़े गिरा हुआ रहता है, मतलब आधा सिला हुआ रहता है, और उसकी साइड में वो वाला जो एल्बम रहता है हमारा एमसी का, वो फैमिली पिक्चर वो रहता है। तभी हमारा एमसी बोलना कंटिन्यू करता है, बोलता है कि डैड सीट मैं सच में सीखना चाहता हूँ, इस क्लब में ज्वाइन करना चाहता हूँ, लेकिन मैं काफ़ी स्लो लर्नर हूँ, तो मुझे पता नहीं मुझे कितना टाइम लग जाएगा सीखने में। ये सुनकर साकुरा सेनपाई स्माइल करती है और बोलती है कि ठीक है, तो तुमने अपना माइंड सेट कर लिया है? और ये बोल के साकुरा सेनपाई हमारा एमसी के हाथ से वो कॉन्टैक्ट ले लेती है और बोलती है कि तो फिर हम कल से काम करना स्टार्ट कर देंगे। ये सुनकर हमारा एमसी बोलता है लुकिंग फॉरवर्ड फॉर इट साकुरा सेनपाई। तभी हमें दिखाया जाता है उस स्कूल को कोई साइंटिफिक टेक्नोलॉजी की तरफ से डिजिटल जो रहता है ना, डिजिटल स्क्रीन में कोई लड़की देख रही होती है, जिस लड़की का चेहरा हमें नहीं दिखाया जाता। फिर सीन हमारा एमसी की तरफ जाता है, जहाँ पर हमारा एमसी अपने अपार्टमेंट में वापस आ जाता है, बोलता है कि आई एम बैक। बल्कि वो थोड़ा चुप रहता है क्योंकि घर में तो है कोई नहीं, से वो अकेला ही है। तभी जैसे ही वो दरवाज़ा बंद करके अंदर आने वाला होता है, तभी उसे घर के अंदर से कुछ आवाज़ सुनने को मिलता है। उसके रूम से कोई बोल रही होती है कि वो वापस आ गया, तो आज ही वो दिन है। फिर से रूम के अंदर जाता है, जहाँ पर हमें एक लड़की को दिखाया जाता है। वो लड़की बोल रही होती है काफ़ी खुश होकर, उसने कुछ भी नोटिस नहीं किया पिछले 2 रात में क्या हुआ, लेकिन मैं श्योर हूँ वो ज़रूर नोटिस करेगा अगर वो जागा हुआ होगा। और जैसे ही वो पीछे घूमती है, हमारा एमसी खड़ा रहता है, लेकिन वो देख नहीं पाती हमारे एमसी को, क्योंकि वो अपने ही आँख बंद करके रहती है। और वो बोल रही होती है, वो रुकती नहीं है, वो कंटिन्यू बोल रही होती है कि डरने के लिए तैयार हो जाओ इस हॉन्टेड टाइम। तभी वो लड़की हमारे एमसी को देख के बोलते हैं हाँ वेट। तभी हमारा एमसी बोलता है तुम कौन हो, तुम मेरे रूम के अंदर क्या कर रहे हो? और ये सुनकर वो लड़की काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाती है और घबरा भी जाती है। वो बोलती है कि तुम मुझे देख सकते हो? तभी हमारा एमसी बोलता है हाँ ऑफ कोर्स, लेकिन तुम मेरे रूम के अंदर कैसे आए? और तभी हमारा एमसी उस लड़की को उठा देती है, और ये देखकर वो लड़की और भी ज़्यादा शॉक हो जाती है और बोलती है कि तुम मुझे छू भी सकते हो। और हमारा एमसी उसे उठाकर रूम के बाहर फेंक देता है और बोलता है घर वापस चले जाओ, और वो दरवाज़ा बंद कर देता है। फिर हमारा एमसी अपने रूम के अंदर सोच रहा होता है कि पक्का याद है मैंने खिड़कियाँ तो बंद किया ही था फिर। और तभी वो लड़की फिर से आ जाती है हमारे एमसी के सामने और बोलती है कि तुम अपने आप को समझते क्या हो? और ये देखकर हमारा एमसी एकदम डर जाता है, एकदम पीछे आ जाता है। और तब हमें उस लड़की को दिखाया जाएगा जो कि दरवाजे के इस पार आधा बॉडी रहता है, उस पर आधा बॉडी रहता है, आप स्क्रीन में देख ही सकते हैं। और तभी वो लड़की बोलती है कि यही तो वो रिएक्शन है जो मैं देखना चाहती थी, लेकिन तुमसे बात करना थोड़ा वियर्ड है। और तभी वो लड़की रूम के अंदर आ जाती है और वो हवा में होती है, मतलब उड़ रही होती है। ये देख के हमारा एमसी बोलता है तुम हो कौन? तभी वो लड़की बोलती है मैं सनाए हूँ, हिगाशी होगा सनाए। जी हाँ, आज से हम भी इसे सनाए बुलाएंगे। और फिर सनाए बोलना कंटिन्यू करती है और बोलती है कि मैं वो घोस्ट हूँ जो यहाँ पर रहती है, और उसके हाथ से एक फायर टाइप का कुछ जल रहा होता है। और ये सब देख कर हमारा एमसी एकदम मतलब शौक रहता है कि ये सब चल क्या रहा है। फिर सीन जाता है रूम के अंदर, जहाँ पर हमारा एमसी शांति से बैठ कर बोल रहा होता है कि तो तुम एक घोस्ट हो हाँ, लेकिन एक घोस्ट मेरे रूम में कर क्या रहा है? तभी सनाए और भी गुस्सा हो जाती है और बोलती है कि ये मेरा अपार्टमेंट है, तुम यहाँ से जल्दी से चले जाओ। ये सुनकर हमारे एमसी बोलते हैं एक चीप अपार्टमेंट ढूंढना ना कोई केक खाने जैसा आसान काम नहीं है, ये रूम तो मेरा ही है। मैं बिल्कुल खड़ा उठ के, और तभी सनाए उसके ऊपर फायर हमला करती है और हमारा एमसी जैसे ऐसे अपने आप को बचा लेता है और बोलता है कि तुम क्या शांति से बैठ के बात नहीं कर सकते?
और तभी सनाए और भी ज़्यादा फायर करने लगती है और बोलती है कि शट अप शट अप शट अप, और हमारा एमसी जैसे जैसे बच रहा होता है और तभी सनाए चीज़ें को उठा कर फेंकने लगती है और बोलती है कि ये लो पोल्टरजेस्ट अटैक। और तभी हमारा एमसी जैसे जैसे डॉज कर लेता है, लेकिन तभी एक टॉफ़ी उसकी तरफ फेंकता है सनाए, वो टॉफ़ी को भी डॉज कर लेता है, लेकिन उस टॉफ़ी को डॉज करने के बाद वो थोड़ा उस टॉफ़ी की तरफ देखने लगता है और तभी और एक चीज़ आकर हमारा एमसी के सर से टकराता है और हमारा एमसी गिर जाता है। फिर हमारा एमसी फिर से खड़ा हो जाता है और बोलता है कि तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है, ये मुझे मार भी सकता था। तभी सनाए बोलती मैं यही तो करना चाहती थी, और वो एक बहुत ही बड़ा आग का गोला बना के हमारा एमसी की तरफ फेंकता है और बहुत ज़बरदस्त धमाका होता है हमारे एमसी के अपार्टमेंट में ही। बाहर एक मैजिकल सर्कल टाइप का बन जाता है जिससे बाहर किसी को भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ता और बाहर नुकसान भी नहीं होता, सिर्फ अपार्टमेंट के अंदर ही सब होता है। लेकिन जैसे धुआं हटता है सनाए देखती है कि हमारे एमसी बचा हुआ रहता है और एकदम ठीक रहता है और उसके हाथ में दो कागज टाइप का कुछ है। तभी हमारा एमसी बोलता है मैंने जैसे कि सोचा था तुम्हारा पावर ऐसे ब्लेस स्टफ के ऊपर काम नहीं कर सकता। लकी हो कि मेरे ग्रैंडमा ने ये सब बहुत ही ज़्यादा भेजे हैं मेरे लिए। तभी सनाए थोड़ा पीछे हट जाती है और बोलती है कि मैं इस रूम में तुमसे ज़्यादा देर तक रही हूँ, यहाँ से चले जाओ। ये सुनकर हमारा एमसी बोलता है बिल्कुल नहीं, नेवर। अगर मैं इस अपार्टमेंट को छोड़ कर चले जाऊँ तो मेरे डैड का एक और बोझ हो जाएगा सिर के ऊपर। मैं इस रूम को छोड़ के कहीं नहीं जाने वाला। और तब सनाए और हमारा एमसी एक दूसरे की तरफ गुस्से से देखने लगते हैं, दोनों ही लड़ने के लिए एकदम प्रिपेयर है। और तभी अचानक से साइड से खिड़की तोड़ के एक लड़की अंदर आ जाती है और डायरेक्ट जाकर मतलब दीवार से टक्कर खा के गिर जाती है और बोलती आओ आओ आओ। तभी हमारा एमसी बोलता है कि तुम कौन हो। तब वो लड़की पीछे थोड़ा घूम के बोलते मैं यूरिका रेनबो। जी हाँ, उसकी नाम यूरिका रेनबो है, उससे हम लोग आज से यूरिका बुलाएंगे। तभी यूरिका रेनबो खड़ी हो जाती है और बोलती है कि आई एम द प्रिंसेस ऑफ लव एंड करेज। और ये बोलकर वो अपना हाथ में जो झाड़ू है घुमा रही होती है और वो बोलना कंटिन्यू करती है और बोलती है कि मैं इस टाउन का पीस को प्रोटेक्ट करती हूँ। अब ये सब देख के सनाए और हमारा एमसी एकदम शॉक रहता है और हमारा एमसी बोलता है कि तुम्हें कॉस्प्ले कर रही हो क्या। तभी यूरिका बोलती कि नहीं, मैं बिल्कुल भी कॉस्प्ले नहीं कर रही थी। तभी यूरिका थोड़ा घबरा जाती है, बोलती कि वो विंडो मुझे माफ़ कर देना, मैं बिल्कुल भी वो विंडो को तोड़ना नहीं चाहती थी। तभी ये देख के हमारा एमसी और साना एकदम मतलब वियर्ड टाइप का हो जाता है उनका फेस। और हमारा एमसी बोलता है वैसे तुम इतना जल्दी में क्यों थे। तभी यूरिका बोलती है ओ हाँ, ये रूम एक बहुत ही बड़ा डेंजर में है। ये सुन के साना और हमारा एमसी शॉक हो जाता है, बोलते हैं डेंजर। तभी यूरिका बोलती है तुम दोनों को इस रूम को छोड़ के अभी चले जाना चाहिए, यहाँ बहुत ही ज़्यादा मैजिक एनर्जी है। ये सुन के हमारे एमसी और साना मतलब एकदम थक चुके होते हैं। और यूरिका बोलना कंटिन्यू करती है और यूरिका बोलती है कि डार्क मैजिकल यहाँ पर ज़रूर आएगी इस पावर को लेने, तो तुम दोनों को अभी भाग जाना चाहिए क्योंकि तुम्हारे पास अभी चांस है। और ये सब सुनने के बाद हमारे एमसी यूरिका को उठाकर बिल्कुल साना की तरफ बाहर फेंक देता है और यूरिका एकदम शॉक रहता है। यूरिका बोलती है कि वेट क्या, प्लीज़ मुझे घर के अंदर आने दो। और घर के अंदर हमारे एमसी और साना एकदम फाइटिंग पोजीशन में रहता है और हमारे एमसी यूरिका को बोल रहा होता है कि ये जो तुम्हारा बैक स्टोरी है क्रॉसवे का, जाकर किसी दूसरे को सुनाओ। तभी यूरिका बोलती है कि वो क्या कह रहा है। तभी साना बोलती है कि हम दोनों अभी कुछ ज़रूरी काम कर रहे हैं इधर। तभी बाहर यूरिका बोल रही होती है मैं भी ये कॉस्ट्यूम पहनना नहीं चाहती हूँ, ये कॉस्ट्यूम काफ़ी ज़्यादा बोल्ड है। और यूरिका ये बोल रही होती है और रो भी रही होती है और वो बोलना कंटिन्यू करती है और बोलती है कि लेकिन मैजिक किंडर ने मुझे इस कॉस्ट्यूम को एकदम प्राइड के साथ पहनने के लिए बोला गया है, प्लीज़ मेरा यकीन करो, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। और ये सब सुन के हमारे एमसी और साना रुक जाते हैं। तब हमारा एमसी बोलता है क्या हम आज के लिए जाने दें। तब साना बोलती है कि तो ठीक है ठीक है। फिर यूरिका को वो दोनों हमारे एमसी और सनाए रूम के अंदर आने देते और खिड़की को किसी तरीके से टेप से बंद कर देते। और यूरिका रो रही होती है, रोते रोते बोल रही होती है कि क्या तुम दोनों आप बिलीव करते हो कि मैं एक मैजिकल गर्ल हूँ। ये सुनकर हमारा एमसी बोलता है नहीं सॉरी बिल्कुल नहीं। और तभी सनाए बोलती है कि मैजिक टाइप का कुछ भी नहीं होता। और यूरिका और भी ज़्यादा रोने लगती है और बोलती है प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। और तभी अचानक से टेबल के नीचे से वो अजीब टाइप का चीज़ आ जाता है और एक बोलता है कि मैं कर्मा हूँ और एक अजीब टाइप का चीज़ बोलता है कि मैं कोरमा हूँ, वो दो है। अब ये देख कर हमारा एमसी और शाना है और भी ज़्यादा शौक हो जाते कि ये सब हो क्या रहा है। और हमारा एमसी बोलते हैं अब ये क्या है यार। और तभी हमें यूरिका की तरफ सीन जाता है जहाँ पर यूरिका बेहोश हो गई होती है,
जी हाँ, उसके ऊपर टेबल गिरा हुआ रहता है और वो एकदम बेहोश हो गई होती है। और तभी नीचे से वो टेबल हट गया, वहाँ पर एक बहुत बड़ा गड्ढा टाइप का कुछ हो जाता है और नीचे से कोई आता है बाहर। और ये देख के हमारा इंसी बोलता है अब तुम कौन हो? तब वो लड़की बोलती है कि माफ़ कर देना, मैं वैसे ही आ गया। मेरी नाम है कुरानो किरिहा। जी हाँ, आज से हम इसे किरिहा बुलाएंगे। मैं अर्थ पीपल में से हूँ, ज़मीन के नीचे रहने वाले लोगों में से। और मैं मेंबर भी हूँ कुरोनो क्लैन का, मास्टर ऑफ वॉलीकॉल एंड इनकेटेशन। अब हमारा इजी एकदम शौक रहता है, बोलता अर्थ पीपल। और साना उस अजीब कर्मा को देख के बोलती है कि ये क्या अजीब है, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा क्यूट है। तभी किरिया बोलती है कि सिंपल भाषा में बोले तो हम अंडरग्राउंड पीपल हैं। ये सब देख के ना हमारे एमसी एकदम शौक रहता है और वो उसका चेहरा आप लोग देख ही सकते हैं कि वो कितना ज़्यादा गुस्सा हो गया है। फिर सीन जाता है हमारे एमसी की तरफ। हमारे एमसी उसे बैठाती है किरिया को और बोलती है कि तो तुम लोग वो इंसान हो जो बहुत सालों पहले ज़मीन के नीचे चले गए थे, जो अचानक से रिसेंटली श्राइन का लोकेशन डिस्कवर किया है जो ज़मीन के नीचे वाले लोगों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और वो श्राइन ये रूम ही है। अब ये सुन के किरिया बोलती है कि एग्जैक्टली। तब किरिया बोलती है कि अब मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे ये रूम दे दो। कातारारू, हम लोगों का विश है कि हम लोग इस श्राइन को रिबिल्ड करें। अब दूसरी तरफ मैजिकल गर्ल यूरिका के पीछे वो कर्मा लगा हुआ रहता है और यूरिका भाग रही होती है। अब ये सब सुनकर हमारा एमसी बोलता है हाँ मुझे तुम्हारे ऊपर दया तो आ रही है, लेकिन तभी ये देख के सानाए काफ़ी गुस्सा हो जाती है। सानाए बोलती है तुम इतना अच्छे तरीके से तो मुझसे बात नहीं कर रहे थे। तभी हमारे एमसी बोलते हैं ऑफ कोर्स नहीं, तुम बिल्कुल वैसे एक्ट नहीं कर रहे थे कि तुम वैसे बात करने के लिए डिजर्व भी करते हो। तभी हमारे एमसी यूरिका और वो दो कर्मा और कुर्मा की तरफ देखकर बोलता है कि तुम दोनों प्लीज़ एक जगह पर बैठ जाओ। और तभी यूरिका रुक जाती है, बोलती कि सॉरी सॉरी सॉरी। और तभी किरिया बोलती कि बाय द वे तुम मुझे ये रूम दे दो ना तो मैं तुम्हें ज़रूर कुछ रिवॉर्ड दूंगी हैंडसमली। और तभी वो काफ़ी सारे गोल्ड बार दे देती है। और ये देख के गोल्ड बार को देख कर हमारे एमसी और सानाए दोनों ही एकदम शौक रहते हैं। और सानाए तो एकदम मतलब काफ़ी ज़्यादा खुश हो गई रहती है। लेकिन तभी सानाए बोलते बिल्कुल नहीं, ये नहीं होने वाला, तुम्हें ये रूम नहीं मिलने वाला। और तभी यूरिका भी आ जाती है और यूरिका बोलती है कि बिल्कुल सही, तुम्हें नहीं मिलने वाला क्रिया। और तभी हमारा एमसी बोलता है मुझे समझ में आ गया क्रिया। ये सुन के क्रिया बोलती है तो तुम इसे एक्सेप्ट कर रही हो कातरारू। तभी सानाए काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और हमारे एमसी की तरफ देख कर बोलती है कि यू सेल्फिश मनी ग्रैबर। तभी हमारे एमसी बोलती है पैसे के लिए नहीं, मैं पैसे फिर भी नहीं लेने वाला हूँ। अब ये सब जब हो रहा है तब यूरिका साइड हो जाती है। तभी हमारा एमसी बोलता है कि उसने अपने आप को एक्सप्लेन किया और एक अच्छा ऑफर भी दिया, तो एटलीस्ट मैं इस बात को थोड़ा कंसिडर तो करूँगा। ये सुन के क्रिया बोलती है कि वंडरफुल। क्रिया बोलना कंटिन्यू करती है और बोलती है कि अब हम लोग अपना नेक्स्ट गोल की तरफ मूव ऑन कर सकते हैं। तभी क्रिया खड़ी हो जाती है और बोलती है कर्मा कुरुमा प्रिपेयर हो जाओ, हम लोग सरफेस वर्ल्ड को कब्जा करने के लिए। अब ये सुनकर हमारे इनसे एकदम शौक रहता है। तभी क्रिया अपने आप को ही बोल रही होती है कि अगर हम लोग इस श्राइन को फिर से बना ले तो हम लोगों के पास बिल्कुल एंडलेस एनर्जी होगा टू क्रिएट सभी वेपन्स को जो हम लोगों को लगने वाले हैं जंग में। तभी हमारा एमसी आ जाता है, बोलते है रुक जाओ। तभी सानाए भी आ जाती है और सानाए बोलती है तुम कहना क्या रहे थे कि सरफेस को कब्जा करने के लिए। तभी क्रिया बोलती है कि चिंता मत करो, हम तुम्हें एक ऑनर गेस्ट की तरह ट्रीट करेंगे कातरोरू। ये सुनकर हमारे एमसी बोलते ये कोई इशू नहीं है, तुम अपना गोल्ड वापस ले लो, मैं ये रूम नहीं देने वाला। तब सानाए बोलते हैं हाँ बहुत ही बढ़िया, वेल सेड। यूरिका भी आ जाती है। यूरिका बोलती है हाँ बिल्कुल हम नहीं देंगे ये रूम। तभी सानाए होना एमसी बोलते हैं चुप कर जाओ कॉस्प्ले। तभी अचानक से क्रिया आकर हमारा एमसी एक हाथ पकड़ लेती है और बोलती है कि मे भी ये तुम्हें कन्विंस करे शायद, और आप लोग स्किन में देख ही सकते हैं। और हमारा एमसी ये सब होते हुए देख के काफ़ी शर्मा आता है, बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है इससे मेरा विल पावर को तुम हरा दोगे। तभी क्रिया हमारे एमसी के पास आकर बोलती है कि अंडरग्राउंड पीपल को इतना मेहनत नहीं करना पड़ता ब्रेक करने के लिए। तुम्हें क्या लगता है मुझे कितना टाइम लगेगा तुम्हें ब्रेक करने के लिए, तुम्हारा विल पावर को। भी सानाए बोलते हैं तुम अपना ये जो लूएट क्या सब कर रहे हो ये किसी दूसरे के साथ करो। अभी यूरिका बोलती है कि हम लोगों के पास ये सब के लिए टाइम नहीं है, मैजिक पावर। और तभी लाइट बंद हो जाता है अचानक से। और तभी अचानक से दीवार में एक सर्कल हो जाता है, बिल्कुल एक मैजिकल सर्कल। अब ये देख के हमारा एमसी एकदम मतलब टायर्ड हो चुके हैं। हमारा एमसी जाता है सर्कल के सामने और बोलता है कि मैं अब और ये सब नहीं सह सकता। और तभी सर्कल के अंदर से एक लड़की बाहर आती है और तभी वो लड़की काफ़ी गुस्सा हो जाती है और बोलती है कि बेवकूफ़ लड़के। तभी हमारा एमसी पीछे हट जाता है। तभी वो बोलती है कि हाथ हटाओ और हमारा एमसी पीछे जाकर गिर जाता है।
सॉरी बोल के। और तभी वो लड़की बोलती सॉरी इनफ नहीं है, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने मुझे टच किया, एक नोबेल को। तभी हमारा एमसी बोलता है देखो ये एक्सीडेंट है, आई स्वेयर। वैसे मैं उसे टच करना भी क्यों चाहूँ, क्योंकि उसमें कुछ है ही नहीं कि मैं उसे टच कर पाऊँ। ये सुनकर वो लड़की बोलती क्या कुछ भी नहीं है। तभी क्रिया बोलती है कि हाँ वो तो पॉइंट की बात ही कर रहा है, वो ऐसे साइज को क्यों देखे जब उसके पास एक्स्ट्रा लार्ज वाला साइज है। तभी सनाए बोलती है हाँ उसके बाद में पॉइंट तो है, वो वैसे साइज को क्यों देखे जब उसके पास वैसा है। अब ये सुन क्रिया बोलती है एग्जैक्टली। तभी हमारा एमसी समझ आता है, बोलता है नहीं। तभी यूरिका भी समझ आती है और हमारा एमसी बोलता है तुम्हारे लिए ऊपर डबल प्रयोग होता है। और तभी वो लड़की साइड से कुछ ब्लू लाइट टाइप का निकलने लगता है और लड़की बोलती है कि तुम लोग बहुत ही ज़्यादा बोलते हो, अब तुम लोगों को सबक सिखाना ही पड़ेगा। और वो तभी बोलती है ब्लू नाइट एक्टिव एंटी पर्सनल इम्पैक्ट लेजर एंड सोनिक इम्पैक्ट कैनन। तभी एक एआई टाइप का कुछ बोलता है कि एज यू विश माई प्रिंसेस। और तभी उस लड़की की साइड में कुछ बंदूक आ जाता है और वो बोलती है कि मैं तुम लोग को एक स्वीट मौत दूंगा। तभी क्रिया बोलती है कर्मा कुर्मा। तभी कर्मा कुर्मा सामने आता है और एक इलेक्ट्रिक बैरियर टाइप का क्रिएट कर देते हैं मैक्सिमम पावर वाला। और तभी वो लड़की बोलती है फायर करो। और तभी उसकी एआई बोलती है कि एज यू विश माई प्रिंसेस और फायर करती है और उस शील्ड के साथ कर्मा कुर्मा के शील्ड के साथ तो फायर का क्लैश होता है। अब ये सब देख के हमारे एमसी बोलते ये सब चल क्या रहा है। और तब वो लड़की बोलती कि तुमने जो किया उसका माफ़ी तुम आफ्टर लाइफ में मांग लेना। और तभी वो लड़की बोलती है ब्लू लाइट। तभी और एक आर्मर फायर करता और इस बार कर्मा कुर्मा नहीं संभाल पाता, बहुत ही जोर का धमाका होता है। लेकिन एक बात, वो सभी अपार्टमेंट के अंदर ही होता है, मतलब रूम के अंदर। रूम के बाहर एक मैजिकल टाइप का बैरियर आ जाता है जिससे रूम के बाहर कोई भी इफेक्ट नहीं होता। लेकिन जैसे धुआं हटता है हमारा एमसी एक बेसबॉल बैट के साथ उठ के उस लड़की के ऊपर हमला करता है और बोलता है कि तुम मेरे रूम के साथ कर क्या रहे हो। लेकिन जैसे वो हमला करता है तभी एक शील्ड आकर उस लड़की को बचा लेती है और हमारा एमसी एकदम पीछे ढकेल के गिर जाता है। तभी उस लड़की की साइड में कुछ और शील्ड आ जाता है। वो लड़की स्माइल कर रही होती है और बोल रही होती है कि तुम जैसे लोग तो मुझे छू भी नहीं सकते। तभी पीछे से सानाया बोलती है क्या तुम श्योर हो उस बारे में। और तभी सानाया आकर उसे स्कर्ट ऊपर कर देती है और बोलती है कि टेक दिस सानाया चैन ट्यूलिप। और तभी हमारे एमसी बोलते बहुत ही बड़ा सानाया। तभी सानाया थम्स अप करती है हमारे एमसी को और तभी उसे अंडर गारमेंट भी देखने को मिलता है हमें, जो आपको उसमें दिखा नहीं सकता। और सब लोग उसमें देख रहे होते हैं कुछ होता है यार जो मैं नहीं बता सकता। और वो लड़की बोल रही है मत देखो मत देखो। और वो लड़की गिर भी जाती है। तो हमारे एमसी बोलता है सरेंडर करो तो मैं तुम्हें फॉरगिव कर देता हूँ, मैं तुम्हें माफ़ कर देता हूँ। तभी वो लड़की बोलती है मैं प्रिंसेस ऑफ होली ऑर्थोटिक गैलेक्टिक एम्पायर का मैं कभी भी तुम जैसे लोगों के सामने हार नहीं मान सकती। तभी वो लड़की बोलती है ट्रांसफॉर्म कर दो अपने अल्टीमेट पावर को और पूरा ताकत लगा के हमला करो। और तभी वो एक वेपन आर्मर क्या है पता नहीं वो टाइप का आ जाता है और वो एआई बोलता है कि एज यू विश माई प्रिंसेस। तभी क्रिया की साइड में कर्मा कुर्मा सामने आ जाते हैं और कर्मा कुर्मा बोलते हैं कि इमरजेंसी अलर्ट, अल्ट्रा हाई एनर्जी डिटेक्ट किया जा रहा है 50 मीटर अबव, मतलब ऊपर से आसमान में। तभी क्रिया खिड़की बाहर जाते हैं और क्रिया के साथ बाकी सभी कैरेक्टर्स भी जाते हैं और आसमान से वो वाला एक वेपन टाइप का नीचे आ रहा होता है। और ये देख क्रिया बोलती है ओ नो ये हम सभी को एक साथ मार सकता है। तो ये सुनकर हमारे एमसी बोलते क्या। तभी यूरिका काफ़ी घबरा जाती है और सानाया बोलती है कि ओ नो मैं मरना नहीं चाहती हूँ। और वो हमारे एमसी को पकड़ लेती है और हमारे एमसी सानाया को बोलता है कि तुम तो ऑलरेडी मर चुके हो। तभी हमारे एमसी पीछे जाती है उस लड़की की तरफ और बोलती है कि ये सब बंद कर दो तुम। तभी वो लड़की बोलते ब्लू नाइट फायर करो। और ये सुनकर हमारे एमसी बोलते हैं मैं बोल रहा हूँ तुम ये सब बंद करो। तभी वो एआई बोलता है कि एज यू विश माई प्रिंसेस। और तभी साइड से एक और मैजिक सर्कल खुलता है। तभी वो मैजिक सर्कल को देखकर बोलते हैं मुझे रोकने की कोशिश मत करो तुम। मैजिक सर्कल से एक लड़की आती है और बोलती है कि प्रिंसेस थर्मलिस एक पूरे प्लेनेट को डिस्ट्रॉय कर देना एक बहुत ही बड़ा वायलेशन होगा और ये इंटरगैलेक्टिक वार को भी जन्म दे सकता है। तभी वो लड़की बोलती है कि ये लोग मेरे मजाक उड़ा रहे थे। तभी उसकी असिस्टेंट टाइप का कुछ होता है वो लड़की, वो बोलती है कि आपका टेस्ट तो यही था कि सभी लाइफ फॉर्म को आपके लिए काम करना चाहिए। ये वो लोग स्वेयर करे प्रॉमिस करे कि वो आपके अंडर काम करना चाहते। क्या आप अपने टेस्ट में फेल होना चाहते? क्या आप अपने मदर को शेम करवाना चाहते हैं ये प्लेनेट को डिस्ट्रॉय करके? और तब वो लड़की रुक जाती है, फिर सबसे पहले हार जाएंगे। तब वो लड़की बोलती है कि ठीक है ब्लू नाइट वापस चले जाओ।
तभी रूम की बाहर से कोई दरवाजा खोल के अंदर आ जाती है और वो रोड कोई नहीं लैंडलेडी होती है और वो काफी गुस्से में होती है। वो बोलती है सातों में से ये सब चल क्या रहा है, और वो इन सभी को देख के ना शॉक हो जाती है और वो उस टूटे हुए खिड़की को भी देख लेती है लैंडलेडी और काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। बोलती है कि तुम लोगों ने मेरे रूम के साथ क्या किया, और सभी लड़कियां हमारे एमसी के पीछे जाकर छुप जाते हैं और फिर क्या हमें कुछ आवाज़ सुनाई देते हैं मार खाने का, और फिर दिखाया जाता है कि सभी लड़कियां गिरे हुए हैं, सब लैंडलेडी खड़ी है, हमारा एमसी मार खाकर गिरा हुआ रहता है। तभी वो लैंडलेडी बोलती है अच्छा ठीक है सब इस सामने आकर बैठ जाओ, और तभी सब लाइन में बैठ जाते हैं। तभी लैंडलेडी बोलती है अगर फिर से ऐसा कुछ होता है ना, मेरे बिल्डिंग में थोड़ा सा भी डैमेज होता है ना, और तुम लोगों ने अगर मेरे नेबर्स को डिस्टर्ब किया, तो फिर बस इतना समझ लेना है कि तुम लोगों के साथ बहुत ही बुरा होगा। और तुम लोग शायद वो सोच भी नहीं सकते क्योंकि तब तक शायद तुम लोग जिंदा में ना रहो। और वो ये सब स्माइल करती हुई बोल रही होती है लैंडलेडी, और ये सब बाकी सब चुपचाप सुन लेते। फिर लाइट जलता है और लैंडलेडी बोलते अच्छा ठीक है तो ये घोस्ट है। सनाया को वो ये बोलती है और किरिया को बोलते हैं कि ये अंडरग्राउंड पीपल है, और वो जो दोनों लड़की अभी आए वो दोनों एलियन है। और यूरिका को एक कॉस्प्ले को बुलाती है। वो ये सब फाइट कर रहे इस रूम को लेने के लिए। ये काफ़ी मुश्किल है बिलीव करने के लिए, लेकिन कभी कभी सच स्ट्रेंजर से भी फ्रिक्शनल होता है। लेकिन एज एन लैंडलेडी मैं बोलता हूँ कि सब लोग ये पीसफुली डिसाइड कर लो, और अगर पीसफुली डिसाइड नहीं कर पाते तो तुम लोगों का भी बहुत ही पीस होगा अभी। और लैंडलेडी को देख कर ही लगता है कि वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होती है। फिर तभी लैंडलेडी एक कॉन्ट्रैक्ट देती है और बोलती है कि सभी इस कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर लो प्लीज़, और सभी उस कॉन्ट्रैक्ट को देखते और साइन भी कर देते। फिर लैंडलेडी बोलती है तो ये डील ऑफिशियली कन्फर्म हो गया, तो तुम लोगों को पता है ना कि अगर तुमने रूल ब्रेक किया था तुम लोगों के साथ क्या होगा। तभी सनाया बोलते हैं मुझे फर्क नहीं पड़ता ये रूम किसका है, लेकिन ये रूम मेरा ही है। तभी हमारा एमसी बोल मैं ये रूम किसी को भी लेने नहीं दूंगा, और उस कॉन्ट्रैक्ट का नाम होता है कोरोना कंजर्वेशन। और इधर ही यार एपिसोड 1 खत्म हो जाए। तो हाँ यार आज के लिए बस इतना ही, बाय सिया।